देखिए, ये जो आज का टेस्ट है ना, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडी पे है। पूरा तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड है। हाँ, तो बॉडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। एक तो अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम होगी, एक उसकी इंडिपेंडेंसी में, एक ह्यूमन रिसोर्स में, बल्क डिलीवरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम और फंड की प्रॉब्लम। देखना कैसे मैं इसका यूज करूँगा। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एनएचआरसी हो या फिर एनजीओ हो, उसमें यही सब प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये आप एक दो पॉइंट थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड जीएसटी काउंसिल। डू देयर ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन क्रिएट चैलेंज इन फिस्कल गवर्नेंस। आप मेरे को ये बताइए कि इसके कितने पार्ट हैं। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश, पहले तो डिफरेंस बताना है। हाँ, तो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट। दूसरा ये कि चैलेंजेस बताना, ओवरलैपिंग का। तो दो पार्ट है। फिर लास्ट में चैलेंज है तो वे फॉरवर्ड भी लिखेंगे। नहीं, बे फॉरवर्ड तो भाई वो अलग है, वो हिडन होता है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे कितने पार्ट हैं? दो ही पार्ट है क्योंकि नहीं, एक्सप्लेन जो है 90% लोग जो है इसमें कंफ्यूज थे। सर ने भी यही बताया है। अच्छा। देखिए, इसमें क्या क्या है ना, इसमें 3 पार्ट हैं। एक्सप्लेन अलग से। देख नहीं, सुनिए। अच्छा। डिफरेंस एक पार्ट हो गया। फिर कि ओवरलैप कहाँ कहाँ होता है, पहले लिखिए 2-3 पॉइंट कि यहाँ ओवरलैप है। फिर उस ओवरलैप से क्या चैलेंज है वो अलग से लिखिए, ओके। तो ज़्यादा क्लियर होगा एग्जामिनर को। हाँ। ये है। इश्यूज कहाँ से राइज हो रहे हैं वो पहले मतलब 3 पार्ट हो गए। अब देखना, Got it. ये बताइए इसका सबसे बेस्ट इंट्रो क्या हो सकता है। सिंपल से जो है ना, आप किससे शर्त दीजिए। जीएसटी काउंसिल के हाँ, कि आर्टिकल लिख दीजिए यहीं कि 280 और जीएसटी काउंसिल 279A, बस सिंपल सी है। अब बताइए कि डिफरेंस में क्या क्या लिखेंगे। यही 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। ये मैंने जो है ना, ऑब्जेक्टिव दोनों का लिख दिया है। ये बताइए फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बाइंडिंग है नहीं और जीएसटी काउंसिल का नहीं बाइंडिंग है। नहीं है। बाइंडिंग है, लिख लीजिए। अभी तो जुरिस्डिक्शन आया था। अगर 3/4 से पास हो गया ना तो बाइंडिंग होता है, चेक कर तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या केस आया था कि नहीं। कैन अगर 3/4 से पास हो गया, वो इसका केस नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल केस नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल केस बाइंडिंग अब लिख लीजिए अच्छे से। अब एक लिख सकते हैं हालांकि ये पॉइंट मैंने डाला नहीं है बाइंडिंग आप तो और एक लिख सकते हैं आप, ये कि जो है ना इसमें जो है ना ये टेन्योर 5 ईयर्स होता है। हाँ। और वो परमानेंट होता है। तो ये 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप मैंने देखिए। ये लिखा है कि एक फिजिकल फेडरलिज्म प्रमोट करते, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी डाल दिया मैंने अलग हाँ, अलग। लिख सकते हैं। हाँ, गुड पॉइंट है ये। अब देखिए, ओवरलैपिंग ड्यूरेशन कहाँ का है बताइए। ये थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ। कहाँ है सोचिए। अरे भाई, Financial जीएसटी काउंसिल devolution। जो है ना, देखिए जीएसटी काउंसिल जो है ना, वो टैक्स रेट को डिसाइड करता है। और फाइनेंस कमीशन टैक्स कलेक्शन के बाद उसको डिवॉल्व कैसे करना डिवॉल्व वो करता है। तो ये बताइए कि इनके बीच अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक तो प्रोसेस है पूरा इनका। चूंकि शेयर्ड है ना, चूंकि फिजिकल तो एक ही है। तो देखो मतलब वो बता रहे कि टैक्स का रेट क्या होगा और बता रहे कि टैक्स कितना जाएगा स्टेट को। तो मतलब क्या है दोनों में, अगर मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ना, एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज है। तो आप नहीं, आप ऐसा लिखेंगे ना कि शेयर्ड फिजिकल डोमेन। फिर लिखेंगे कि जो है जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट डिसाइड करता है और वो टैक्स कलेक्शन को डिवॉल्व करता है। तो इनके पास चैलेंज ये होगा ऐसे आगे फिर चैलेंज में कि है ना कि अगर इनके पास कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। हाँ, तो ये मैंने चैलेंजेस में डाल के रखे हैं। तो पहले आप लिखेंगे कि ये ओवरलैपिंग है, समझाना पड़ेगा, फिर चैलेंज लिखना पड़ेगा। ऐसे आप सेकंड पार्ट को बिल्कुल उड़ा ही दिए हैं। नहीं, जो हिडन पार्ट है वो उड़ाया है कि क्या क्या एरियाज है। मैंने सीधे चैलेंजेस पे लिख दिया कि देखिए डेवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो आप बात कर रहे नहीं हैं। तो आप दोनों को एक साथ लिखिए ना कि वो टैक्स डिसाइड करता है, ये फिर लिखिए क्या चैलेंज आएगा, ऐसा तब क्लियर होगा तो इसको एग्जामिनर कैसे को। लिखेंगे? अरे भाई, आप ऐसा लिखिए कि जीएसटी टैक्स रेट, कमीशन टैक्स कलेक्शन डिवोल्यूशन, फिर ऐसा करके लिखिए चैलेंज में कि है ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे लिखिए आप। पैरेलली लेकर चलना है। हाँ, ये सेकंड क्या ले सकते हैं कि जो जीएसटी है ना, वो टैक्स रेट को कम करना चाहता है ताकि स्टेट का प्रोटेक्शन हो, ताकि लोगों को चीज़ें महंगी कम मिले। और फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि पैसे ज़्यादा स्टेट को देना चाहता है। तो मतलब क्या, वो कम करना चाहता है टैक्स रेट को और पैसा देना चाहता है, लेकिन टैक्स से पैसा तो वहीं से आएगा ना। तो अगर जीएसटी टैक्स रेट कम करेगा तो फाइनेंस कमीशन के पास पैसा कम होगा देने के लिए, तो दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है।
क्योंकि ये बोल सकता है ना कि आप टैक्स रेट को क्यों कम कर रहे हो, क्योंकि हमको टैक्स चूँकि हमको पैसा ज़्यादा देना है स्टेट को, तो ये क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी हो सकता है। तो और स्टेट वैसे भी रेवेन्यू इसलिए भी होगा ना सर, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं तो जीएसटी काउंसिल में तो सब ये पॉलिटिशियंस होते हैं, तो अगर ज़्यादा वहाँ से टैक्स लेना शुरू कर देंगे तो उनका ये नहीं, सब पॉलिटिशियंस थोड़ी होते, कुछ एक्सपर्ट भी मेंबर्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट्स होते होते हैं। हैं, हाँ। बट मेजॉरिटी ऑफ देम। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो 2 पॉइंट एनफ है आई थिंक, मतलब 2 पॉइंट लिख देंगे हाउ कल्प्रिट यू में। हैव फिर रिटन, 2 ऐसे लिखा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ आपको। कहाँ मेरे को दिख नहीं रहा। देखिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, बाकी देखिए ये जो है ना, ये मैंने लिखा 2 हेडिंग, फिर ये करता है, फिर यहाँ पे लिखा था कि चैलेंजेस, मतलब मैंने पैरेलल लिखा है ऐसा करके। ये है। अब तो ये यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? चैलेंजेस है तो लिखना चाहिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ भर गई, कर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो सजेशन जानते क्या ओरिएंटेड है, होना अगर चाहिए। मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है तो ना और लिखें। स्पेस की कमी है ना, तो आप जो है ना कंक्लूजन में ही जो है ना Suggestive सजेशन दे measure डाल दीजिए। दें। हाँ, तो ये एक स्मार्ट, खासकर 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में एक तरीका होता है। स्पेस की इशू हो सकती हाँ, तो आप लिख दीजिए ना कि देखिए क्या है ना, कि हमको एक जो है ना प्रॉपर से कंसल्टेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है दोनों के बीच में, जिससे जो है ना फिजिकल डिसिप्लिन क्या होगा, मेंटेन होगा। और ये किसने कहा था, एन.के. सिंह ने यही सजेशन दिया है। Okay. तो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि व्हिच हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय एन.के. सिंह आल्सो। यस कैन राइट। तो बस अच्छा, मैंने तो उससे क्या है कि एक वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगा। आप जो बात की ना फिजिकल बैलेंसिंग, वही मैंने इधर लिख दिया कि फिजिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हाँ। दोनों फिजिकल व्हील हैं तो हाँ, जूरिस्प्रूडेंस। बस हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ फार हैज़ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन सक्सीडेड इन फुलफिलिंग इट्स मैंडेट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन टू वीमेन इन रूरल, डिस्कस विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। ये बताइए इसके कितने पार्ट हैं? देखिए, मैंने जो लिखे वो बता रही हूँ ना। हाउ फार नेशनल कमीशन सक्सीड, ठीक है, तो इसके सक्सेस की बात करनी है, लेकिन इन 2 डोमेन में, एक एम्पावरमेंट में कितना सक्सेसफुल हुआ है और कितना वीमेन प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्शन वीमेन में, में। हाँ, ठीक है। लेकिन हाउ फार मतलब कितनी दूर तक ये सफल हो, अब वो असफल भी जो हुआ है तो वो भी लिखने पड़ेंगे। ये 2 पार्ट कर दिया मैंने। फिर इसमें लिखा है कि हाँ रिसेंट एग्जांपल्स आती है, चीज़ मैंने की है। कितने पार्ट है ये बताइए मेरे को, साफ साफ है। अरे तो मैंने जो लिखा बता दिया, हालांकि 2 ही पार्ट हुआ है। नहीं, इसके 4 पार्ट हैं। 4? देखिए, आप एक चीज़ से पहले उसको बताइए कि मैंडेट क्या क्या है, इसका काम क्या क्या लेकिन ये 10 मार्क्स देख के इसलिए मैंने सिर्फ नहीं, ये कर दिया। चाहे जितने मार्क्स को पेशे आपसे टेस्ट कर रहा है वो, कि भले क्या आप 2-2 क्वेश्चन को पॉइंट समझ रहे हैं, हाँ, अच्छा। क्या आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ओके। वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है। अभी मैं कोई इसके बाद देखना, आपको एक एग्जाम्पल दूंगा बाद में, है ना। तो देखिए, तो पहले मैंडेट पहले बताइए सबसे नंबर पे, फिर कि इसका सक्सेस बताइए, हाँ, success rate इसमें कितना? और इसमें, 2 डोमेन दे तो ये 2 3 हो गया, फिर उसका फेलियर फेलियर 4 बताना डोमेन। पड़ेगा। हाँ। ये अब देखना कैसे है, मैं लिखा हूँ, देखिए तो आपने देखिए। मैंडेट डाला है? हाँ, देखिए देखिए, ये तो ये इसका इंट्रोडक्शन जो है ना कैसे लिख सकते हैं सबसे बेस्ट, ये वीमेन कि यही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1992 में बनी है, बस सिंपल सी है। अब देखिए मैंडेट में क्या आएगा, एक तो पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करता है ये, यस। दूसरा चीज़ मॉनिटरिंग करता है ये यस। कि क्या चल रहा है वीमन के केस, थर्ड चीज़ कि ग्रीवांस रेट्रेसल, यही 3 मैंडेट है। आप एक मैंडेट को पकड़िए और उसमें देखिए क्या क्या उसके सक्सेस हुए हैं, नहीं सक्सेस फिर तो ये पॉलिसी में इसने कहा डोमेस्टिक बैलेंस एक्ट ने ना इसमें हेल्प किया था, इसी ने। तो लिखिए कि जो है ना कि डोमेस्टिक बैलेंस एक्ट को लाने में इसने हेल्प की थी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाने में इसने हेल्प किया था। फिर मॉनिटरिंग में क्या, डाउरी प्रोविजन एक्ट, ये जो मॉनिटर करता रहता है, सेक्सुअल हरासमेंट मॉनिटर करता है क्या चल रहा है, हाँ, जेल्स, हाँ। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल में 24/7 हेल्पलाइन नंबर जो चल रहा है ना, मैंने डाला है, जो पिंक शेल जो बने हुए हैं मुखर्जी नगर में, बस ये इसका सक्सेस हो गया। अब देखिए, तो मैंने सीधे सक्सेस में ही देखा डालिया, एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन का अलग अलग करके, शीसेल वगैरह। अच्छा, हाँ, आपने वो भी कर दिया, हाँ, वो भी सही है। फिर मैंने ऐसा नहीं किया 2 था, कैटेगरी में। हाँ, मैं ऐसा नहीं किया था, मैंने जो है ना दोनों को साथ मर्ज कर दिया। कोई बात नहीं, आपका करता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैलेंजिंग में क्या लिखेंगे? चैलेंजेस में यही कि मतलब हालांकि मैंने चैलेंज में लिखा है कि इनइफेक्टिव इनकी सर्विसेज। सुनिए, कोई भी पार्टी हो ना, अगर चैलेंजेस पूछ रहा है ना, आप ये अप्रोच हमेशा फॉलो कीजिए। सबसे पहले उसका जो डिसीजन है ना नॉन बाइंडिंग, उसी से स्टार्ट ही करना है, उसी से स्टार्ट ही करना है। कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी, हाँ, नॉन बाइंडिंग। दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तीसरा लैक ऑफ फंड, चौथा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बस हो गया, काम हो गया।
तो यही सब मैंने डाला। यही सिंपल, यही तो सब बॉडी में यही फॉलो करना है बस। अब देखिए बेफाबर चाहे तो आप लिखिए, नहीं तो उसको कंक्लूजन में ही ऐड कर दीजिए, कोई देखिए ना, दिक्कत नहीं मेरा है। भी तो सुनिए, एडवाइजरी है जो एक सर्विस डिलीवरी नहीं है, एक इनकी इनकैपेसिटी जो ह्यूमन की बात की, हाँ। रिसोर्स की एक फंडिंग की। हाँ तो वही तो किए, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब चाहे तो इसमें बेफाबर लिखें या डायरेक्ट उसको क्योंकि 10 नंबर कंक्लूजन में लिख दीजिए। तो आप लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना, वे फॉरवर्ड मैंने डाला है कि देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है ना, इसके पास ग्रेटर पोटेंशियल है हाँ। जो वीमेन के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए है। लेकिन क्या है ना कि इसको और ज़्यादा पावर और ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, जो कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया है। Yes. तो देखिए थोड़ा क्या है ना, आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एन.के. सिंह, यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी, तो थोड़ा सा क्या है ना, आप इसको वैल्यू एडिशन कर लीजिए। तो ये सब मैं अभी ये आप पढ़ ही नहीं रहे तो क्या से होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। पढ़ ही नहीं रहे हाँ, मतलब कि। टॉपिक मतलब को टॉपिक पहले आपको पढ़ना हाँ, पड़ेगा। ऐसे हाँ, बोले कि वो टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने, याद बात ये हो गया करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल टू एक्ट एज ए की स्टेक होल्डर इन इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम, Voluntary sector। द रोल ऑफ वॉलंटरी सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन लिमिटेड एंड अंडर यूटिलाइज इलूसिडेट। अभी बताइए इसके कितने पार्ट्स हैं? देखा ये क्वेश्चन, हम्म, assess how establishment, sorry, ये- despite its potential to act as a key stakeholder in India's development cooperation program, द रोल ऑफ the role वॉलंटरी of सेक्टर इन voluntary इंडिया sector हैज़ has बीन been लिमिटेड एंड limited अंडर and यूटिलाइज्ड। तो इसमें मैंने इसमें लिख दिया कि पहले इसके क्या क्या एक्चुअली क्या क्या इसकी पोटेंशियल है, मतलब हाँ। रोल मैंने लिख दिया है। हाँ, फिर शुरू के पॉजिटिव उसके पोटेंशियल्स लिख दिया वॉलंटरी के, फिर ये कि कैसे इनइफेक्टिव है ये, कैसे लिमिटेड इसका रोल हो चुका है और कैसे अंडर यूटिलाइज है, ये लिख दिया मैंने वॉलंटरी का। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिमिटेड यूज है और अंडर यूटिलाइज है। तो एक ही चीज़ है वो एक ही चीज़ है। तो मतलब दो पार्ट है आप बोलना चाहते हैं। हम्म, हाँ ठीक है, दो ही पार्ट है बेसिकली, लेकिन बेफावड़ इसमें लिखना पड़ेगा। देखिए जब किसी क्वेश्चन के दो ही पार्ट हो ना, तो उसमें बेफावड़ लिख दीजिए, और जब तीन दो से ज़्यादा हो जाए तो उसमें बेफावड़ को ही कंक्लूजन में ऐड कर दीजिए। ये सबसे अच्छा अप्रोच है। yes, yes. हाँ, तो उसे सोचना नहीं पड़ेगा अलग से। हाँ। यस, तो देखिए सिंपल सा इसको आप डिफाइन कर दीजिए कि वॉलंटरी कोऑपरेशन क्या है। एक एक एसोसिएशन है ना, जो है ना ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी, Yes. ये सब है। एनजीओ, चैरिटी इंस्टीट्यूट। अब देखिए ऐसे पोटेंशियल्स में क्या लिखेंगे, वही कि देख ये क्या है, एज ए कनेक्टिंग पॉइंट काम करता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। दूसरी चीज़ कि भाई आपको पता है कि जो सेवा है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, ये इसी का इनोवेशन है। तो आप लिख दीजिए कि इसके पास ये पोटेंशियल है इनोवेशन लाने का। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको पता है कि जितने भी ये पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इनको क्या करता है, ट्रेन करता है ये वॉलंटरी ऑपरेशन। बस यही लिखना है, 2-3 पॉइंट हो गया। देखिए ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट ही लिखना है। अब देखिए अब इसके रीजन क्या है, लिमिटेड और अंडर यूटिलाइज के हैं। तो देखिए कोई भी बॉडी हो, अगर पूछते को फेल क्यों हुआ है ना, फेल क्यों हुआ है, तो हमेशा जन क्या है, एक तो रेगुलेशन से स्टार्ट कीजिए कि प्रॉपर से उसका रेगुलेशन नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, है ना, ये जब से आया है ना, तो क्या है ना कि इनको जो है ना पैसा लेने में दिक्कत हो रही है, जो कि वजह से कंस्टेंट लगा दिया है वो। सेकंड क्या, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है भाई, ऐसे काम कर रही है मतलब बिना मतलब के, ऐसे ही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस भी तो है, ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में। बस ये तो यही तो रीजन है कि क्यों अंडर यूटिलाइज्ड है। बस हो गया। हाँ, इसमें बेफावड़ लिख दीजिए कि जो FCRA है ना, उसको प्रॉपर से रेगुलेट किया जाए, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, है ना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच लाया जाए। जो अच्छे काम करो उसको रिवार्ड दो, और जो गलत काम करो उसको पनिशमेंट करो। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कि देखिए जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, जैसे गवर्नेंस इसको लिंक कर दिया। देखिए हाँ ठीक है। देखिए जो वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, इसके पास हायर पोटेंशियल है टू ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है ना, उसको लेने की ज़रूरत है। बस सिंपल लिख दीजिए। तो देखिए कितने इजी पॉइंट हैं, पॉइंट इजी हैं, बस क्या है ना, चीज़ों को क्या है लिंक करना आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए,
एसेस, देख ध्यान रखना, एसेस लिखा है, एसेस हाउ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हैज़ इम्पैक्टेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन द कंट्री। तो ये इसके कितने पार्ट हैं? इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इंसॉल्वेंसी। तो मैंने इसमें लिख दिया कि एनसीईआरटी कैसे हेल्प कर रहा है गवर्नेंस में, कैसे इंसॉल्वेंसी में। ठीक है, फिर असेस भी लिखा है, तो इसका मतलब कि दो पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 3 पार्ट है इसके बेसिकली। हाँ, कि तो पहले मैंने आप इसके एसेस, challenges को डाल हाँ दिया। पहले इसको कहना कि पॉजिटिव पॉइंट लिखिए, फिर नेगेटिव पॉइंट, लेकिन उस दोनों को अलग अलग में है। हाँ, गवर्नेंस अलग-अलग। मैकेनिज्म में अलग है, इंसॉल्वेंसी में अलग है। यही किया, ये बताइए इसका बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? यही एनसीएलटी जो लाया गया कंपनी एक्ट के अंडर, यही लिख दिया। हाँ, कि कंपनी 2013 के अंदर इसको लाया गया है, ठीक ना, और ये कौन सी जुडिशियल बॉडी है, हाँ, ये भी लिख दिया, ठीक ना, जुडिशियल। और ये इम्प्लीमेंट करता है कि इसको आईबीसी को इम्प्लीमेंट कर 2016 वाले को। yes, yes। हाँ। लेकिन कहीं बॉडी मैंने इसको डाल दिया। हाँ इंप्रूव नहीं ठीक है, हाँ मतलब ठीक है। अब बताइए कि रोल में क्या लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव रोल में। तो अलग अलग डाल के ना, गवर्नेंस में अलग, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में अलग। हाँ, तभी गवर्नेंस में लिखना है रोल में। तो गवर्नेंस एक- के हिसाब से मेरे सारे तो एक तो क्या है ना कि ये Policy स्पीडी ला दिया है, हाँ, कि speed स्पीडली governance। जुरिडिक्शन ला दिया है। सेकंड चीज़ कि आपको पता है ये ILFS केस, हाँ हाँ इसमें जानते क्या है ILFS कि जानते क्या है, इसका जो बोर्ड था ना, इसके बोर्ड के मेंबर को चेंज कर दिया था इसने, चूँकि इसमें जैसे क्या है, चूँकि इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो मतलब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है। फिर नंबर थर्ड जानते क्या है, अब आपको पता है कौन सी कंपनी एक दूसरे में मर्ज हो रही है, है ना, उसका एक्विजिशन हो रहा है, वो कौन करता है? स्ट्रीमलाइन, ये तो करता है। तो यही ये पूरा क्या है, गवर्नेंस है। हाँ, तो मैंने इसमें 3 पॉइंट डाले, ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नेंस को लेके मैंने पॉइंट लेकिन आपको डाल दिया। एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ILFS एग्जाम्पल केस। तो याद आए तो लिखूंगी। हाँ, एग्जाम्पल तो मुझे SHG वाले में भी नहीं देखिए याद है। रोल में एग्जाम्पल लिखना मस्त है, क्योंकि रोल पूछ रहे मतलब मैं आपको कैसे रोल लिखना पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ना, इसलिए रोल में ध्यान रखना है। Yes। अब चलते हैं इसके इंसॉल्वेंसी में क्या इसका रोल है। तो मैं पता है कि भाई कंपनी का कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, यही इनिशिएटिव करता है हाँ, yes। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके बाद कहाँ जाता है? फिर वो अलग अलग, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता अगर है। इसके बाद उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाता है ना। तो ये नहीं स्टेट करता है। पहले देखिए इसके पहले Initiation, इसके पहले जानते क्या था? इसके पहले इनका सरफेस एक्ट था, लेकिन वो बहुत डिले करता था, लेकिन ये बहुत स्पीड करता है। तो ये भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, Timely मतलब redressal मतलब इसका रिकवरी रेट ज़्यादा है, रिकवरी रेट आप लिख सकते हैं। बस ये 2 पॉइंट लिख दीजिए। फिर लिखिए चैलेंज पे। अब देखिए कोई भी बॉडी हो, आपकी कॉपी इतनी छोटी है क्या? 2 पॉइंट ले, मेरी कॉपी इतनी बड़ी बड़ी है तो ज्यादा ऐसा लगता है कम नहीं लिख तो रही हूँ UPSC मैं। फॉर्मेट वाली है ना। देखिए अब कोई भी तो बॉडी मैं हो ना, कल से एक पेज में देखिए लिखूंगी। कोई नहीं कोई भी बॉडी हो ना, उसकी क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा इसके पास हो जाता है भाई, एक तो लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज समटाइम देखा गया है, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ फंड एंड ऑल एवरीथिंग। यही सब मैंने हेडिंग डाली, ह्यूमन रिसोर्स, हाँ वही ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस। बॉडी के कोई भी वही क्वेश्चन हो ना, वही चीज़ रिपीट होती है। हाँ बेसिक्स वही है। अब बताइए इसमें बे फॉरवर्ड आप चाहे तो लिखें या तो चाहे उसमें मिक्स कर दें कंक्लूजन में, क्योंकि इसके ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं। हाँ तो आप लिख दीजिए कि देखिए जो अब रिफॉर्म्स हैं, है ना, अगर उसको अच्छे से लिया गया ना, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है कंपनी को क्या होगा, इंश्योर होगा, और ओवरऑल क्या होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी इंडिया की। बस सिंपल सी बात है। मतलब कि बॉडी से कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप रिफॉर्म सजेस्टिव अप्रोच ही लिखिए कंक्लूजन में। सजेस्टिव अप्रोच सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कहाँ गया ये? अब चलेंगे 15 नंबर वाले क्वेश्चन। एक मैंने देखिए नहीं लिखा। देखिए To what extent, in your opinion, have the self-help group been successful in empowering women in India, and examine in light of socio-cultural constraints that hinder their functioning? अब बताइए इससे कितने पार्ट हैं? मैंने तो इसके 2 ही किया। देखिए पहले तो आप ये लिखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या कैसे सक्सेस रहा है, फिर उसके क्या कंस्टेंट है, और फिर वे hindrance है। फॉरवर्ड है। हाँ, ये हाँ 3 पार्ट हो गए। हाँ। वे फॉरवर्ड तो इसका बताइए कंक्लूजन, अरे इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? बेटर SHG के इंट्रोडक्शन। बारे में कि वॉलंटरी कॉपरेशन कैसे वो सेम हाँ। इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली लेडीज सेम नीड। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होता है लिख दीजिए कि जो है ना ये जो है ना कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, ठीक ना। 10 से 20 लोग होते हैं इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। बस सिंपल सी बात है। सक्सेस में क्या लिखेंगे? सक्सेस में पता है एम्पावरिंग वीमन के लिए बोला है, ध्यान रखना है। हाँ तो वीमेन के लिए है सक्सेस।
देखिए अब मैंने समझ में अलग-अलग क्या sphere में है, मैंने डाला। पेस्टल अप्रोच फॉलो कर तो दिया वही है। तो मैंने हाँ सोशल इकोनॉमिक देखिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल में मैंने क्या लिखा है कि आपको पता है ना, बहुत सारे जो इसमें से सेल्फ बढ़ा हेल्प दिया ग्रुप है मैंने। ना, बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो पंचायत का इलेक्शन जो है ना जीत जाते हैं और बाद में जो है ना पॉलिसी को चेंज करने में हेल्प करते हैं आपस में ग्रुप बना के। तो मैंने ये लिखा है। दूसरी चीज़ कि सोशल में क्या, बीमन का पार्टिसिपेशन जो है ना ये इंश्योर करते हैं। कैसे? कुदुम्बश्री मैंने इसमें केरला, कुदुम्बश्री। हाँ वही मैंने भी लिखा था। थर्ड चीज़ इकोनॉमी में क्या ले सकते हैं कि भाई विदाउट कोलेट्रल माइक्रो क्रेडिट देते हैं इन लोगों को। आपको पता है ये जो क्या बोलते हैं, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर माइक्रो 8 फाइनेंस करोड़ में बीमन को जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ऐड किया है ये। अच्छा। तो ये डाटा इसको याद कर लीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ना 8 करोड़ बीमन को जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में हेल्प किया है। तो ध्यान रखना, इसको बाद में ऐड कर लेना। तो बस यही है, सोशल हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सो गया है ना। कहिए ड्रोन में हेल्प कर लखपति दीदी, लखपति दीदी, हाँ तो आप ये दे सकते हैं, ये भी सकते हैं। इसका एक्चुअली मुझे ये सेवा और कुदुम्बश्री याद था, बाकी 2-3 मैंने एसएसजी का गूगल किया था। फिर देखिए कि आप देखिए कंस्टेंट में क्या आएगा। तो मैंने सोशल अलग कर दिया है और कल्चरल अलग कर दिया है। हाँ अब देखिए सोशल में क्या आएगा बताइए, पैट्रियार्कल माइंडसेट। अरे सबसे पहला हाँ पॉइंट है दूसरा चीज़ लो लिटरेसी यस। बीमन में, हाँ, लाइक women literacy। हाँ जैसे बीमारू स्टेट में एग्जाम्पल दिया है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। फिर मैंने लिखा है कल्चरल में क्या आएगा, ये कास्ट एंड रिलीजन्स जो होते हैं बैरियर क्रिएट करते हैं ना, जैसे दलित बीमन के खिलाफ होता है ना अपर अनइवन कास्ट। पार्टिसिपेशन। हाँ फिर लिख सकते हैं लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द बीमन ड्यू टू सोशल कंस्टेंट। हाँ जैसे सोशल स्टिग्मा है ना कि बीमन रात को कैसे जाके काम करने हैं। वीमेन सूटेड ओनली इंडोर वर्क्स। हाँ तो वही है सोशल स्टिग्मा बेसिकली। बेफावल लिख दीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच, रोल मॉडल है ना, बीमन पार्टिसिपेशन, बिहेवियरल चेंज, यही सब आ जाएगा। इसका कंक्लूजन लिखिए, बताइए क्या लिखेंगे। अरे इसमें मैंने एक शब्द डाला है कि जैसे वीमेंस, एक्चुअली एसएसजी नहीं, थोड़ी वीमेन ओरिएंटेड हो गया है। हाँ कि लोग क्या कहते हैं कि वीमेंस के लिए डेवलपमेंट करना है, तो मैंने क्या डाल दिया है कि ये जो माइंडसेट इसको बदल क्या करना है कि वीमेन फॉर डेवलपमेंट से ले नहीं, हाँ उसको करना वीमेन इन डेवलपमेंट। हाँ वो भी सही है। और मैंने यहाँ जनता क्या कर दिया है कि है ना कि देखिए जो है ना सेल्फ इफ रिक्वायर्ड रिफॉर्म इज टेकन ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कैन हेल्प इन नेशन हेल्प ग्रुप में। ये भी अच्छा भाई तरीका आप भी है, जैसे हाँ। जुमला किए कि मैं सेल्फ भी। ग्रुप को करता है नेशन हेल्प ग्रुप में। Yes, अच्छा ये भी है। मतलब एक अच्छा है। ये मैंने जाना किसी टॉपर के नोट्स में देखा था, अच्छा। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लेता ना कि मैं क्या कर कॉपी चेक करते क्या है ना उसको नोट डाउन कर लेता हूँ चीज़ों को। हाँ ये अच्छा तरीका और है। ये चीज़ मैंने उसमें पवर्ड में पढ़ी थी। हाँ वही ना, वही जितना आप इनोवेटिव होंगे ना। फिर चलते हैं इलेक्शन कमीशन। 6 डिस्कस द पावर इंटरेस्टेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, असेस इट्स इफेक्टिवनेस इन इंश्योरिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड प्रपोज रिफॉर्म्स मेजर। कितने पार्ट है इसके? 3 पार्ट है। सीधे हाँ पावर है, पावर है, फिर उसके सक्सेस, फिर उसका इफेक्टिवनेस है, फिर फिर फाइल, नहीं 4 पार्ट हो गए ना। फेलियर बताना तब रिफॉर्म। हाँ तो 4 पार्ट हो गए तो इसका। फेलियर नहीं लिखा मैंने, हाँ क्योंकि खुद ही 3 पार्ट करके दे दिया है। चूँकि एसएस लिखा है ना, आप बात पकड़िए, एसएस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। सिंपल सा इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, और ये इलेक्शन करवाता है किसका? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। हालांकि नहीं डाला मैंने आर्टिकल। डाल सकते हैं, जानते क्यों? क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन है ना, तो तो डाल सकते अच्छा हैं। 15 नंबर इंट्रो 5-6 लाइन डाल सकते हैं। हाँ अब देखिए पावर में, अब देखिए पावर को हमने डिवाइड कर दिया, जानते क्या? एक तो क्या है ना कि देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि ये जो है ना कहाँ इलेक्शन करवाना है ना, ये रेकमेंड करता है यही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्शन कहाँ करवाना है ना, अगर सेंटर का इलेक्शन है तो ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, अगर स्टेट का है तो गवर्नर को। तो सबसे पहले पावर, ये रिकमेंडेशन पावर। सेकंड में मैंने लिख दिया है कि कहते क्या है, सिंबल कौन करता है? सिंबल यही डिसाइड करता है। तो फर्स्ट ये इलेक्टोरल सिंबल प्रोवाइड करता है। थर्ड कि इलेक्शन में कौन से ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, अपॉइंटमेंट यही करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर। थर्ड फिर फोर्थ नंबर के एमसीसी का कौन करता है कनेक्ट, यही करता है, फोर्थ नंबर हो गया। फिर कि जो इलेक्टोरल रोलिंग है ना पूरा मेंटेन कौन करता है, यही करता है। फिर अगर कोई कैंडिडेट जो है ना
मिसयूज कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते, बस बस मैंने लाइन से स्टार्ट किया कि कहाँ से कहाँ लाइन से ऐसे था कि भूले ना, मैंने ये बात भी लिखा सिंपल सी है। इलेक्टोरल रोल पार्ट, लेकिन पार्टी रिकॉग्निशन मैंने डाला, हाँ डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन डिस्प्यूट एडजुडिकेशन। ये हो गया। अब बताइए कि इसका अचीवमेंट क्या है, सक्सेस। अच्छी बात है। अच्छा, आप कह रहे 4 पार्ट में 4 पार्ट लिखा है, आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट। हाँ, तो सक्सेस में क्या लिखेंगे कि अच्छा, क्या इसे है, हेडिंग डाल के लिखते हैं क्या, आर्गुमेंट इन फेवर? आप डायरेक्ट या कुछ सक्सेस और लिख करते देते हैं कि सक्सेस कहाँ का, मतलब कहाँ का इफेक्टिवनेस रहा है वो। नहीं तो इफेक्टिवनेस में, लेकिन अब एसेस है ना, तो इसलिए उसके अब हर जगह इफेक्टिव वो तो जरूरी नहीं है। आर्गुमेंट इन फेवर में क्या करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो कि ना हो? नहीं, यहाँ सक्सेस हुआ है, यहाँ फेलियर नहीं, हुआ तो है। ये आपका हेडिंग गलत है, तो इसलिए मैंने पूछा ना कैसे आर्गुमेंट इन हेडिंग क्या फेवर डालेंगे? हेडिंग ही गलत है, तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि इलेक्शन heading कमीशन ने तो क्या आप इम्पोर्टेंट है ही, हाँ। आप जैसे कि उसके क्या क्या अचीवमेंट है, हाँ, फिर क्या क्या उसके लिमिटेशंस achievements, हैं, आप लिखते हैं, हाँ ज़्यादा बेटर है। अब देखिए अचीवमेंट में क्या लिख सकते हैं, Achievements and क्योंकि limitations। अचीवमेंट लिख रहे हैं ना, इसलिए एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, Yes। एग्जाम्पल की मार्क्स मिलेगा ही नहीं। तो अभी एग्जांपल में कोई याद ही वोटर अवेयरनेस, यस, स्वीप, हाँ स्वीप, ये लिख सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, जैसे बीबी पैट बीबी है पैट ना, डाला है सी बीजी लैब जो लाया है, ई बीजी लैब जो लाया है। हाँ, फिर e-vigil। थर्ड, आपको पता है क्या कि अभी एक कैंडिडेट को इसने डिस्क्वालीफाई कर दिया है आरपीए के अंदर। अच्छा, ये अच्छा एग्जाम्पल है उसका अचीवमेंट का, मुझे याद था। तो तुमने लिखा है कि डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट अंडर आरपीए, रिप्रेजेंट पीपल ऑफ 1951। ये बस तीन अचीवमेंट है। चैलेंजेस में जो होता है, अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, दैट्स इट। अच्छा, वही बात है, सिंपल जो सी, हाँ approach है एक। हाँ। ठीक है। फिर मेजर्स में वही कि इसको और ज़्यादा पावर और ऑटोनॉमी दो कि ये किसी पार्टी को डी रजिस्टर कर सके, हाँ, और है ना, इसको और पावर दो कि जो एमसीसी को क्या कर सके, इन्फोर्स कर सके, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है ना, Legalize ये नहीं है। है लॉ कमीशन इसको बोला था कि इसको और ज़्यादा क्या है, इंडिपेंडेंसी दो, तो मैंने ये लिखा है, हाँ बस यही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे जज का होता है अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम से, ऐसे इसका भी होना चाहिए, तो ये आप लिख लीजिए। ये अपॉइंटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी नहीं, अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम सिस्टम एज पर सुप्रीम कोर्ट, ओके, मतलब ये appointment वैल्यूडेशन, को collegium क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला 2023 में, अच्छा, हाँ, तो ये वैल्यूडेशन है। अब देखिए इसकी क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में कंक्लूजन क्या लिखेंगे? सिंपल से लिख दीजिए ना कि देखिए क्या है कि देखिए इलेक्शन जो है ना डेमोक्रेसी का पिलर है, तो अगर हमको डेमोक्रेसी को प्रॉपर मेंटेन करना है तो हमको जो है ना एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नीड है, सिंपल सी बात है। इसमें मैंने मतलब मैंने डेमोक्रेसी electoral- से लिंक कर दिया है। मैंने भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात की है। हाँ वो ठीक है, वो भी सही है, हाँ है ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। अरे देखिए, ये तो देखिए हाँ थोड़ा स्पेसिफिक है। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव Yes। इफेक्टेड द एक्टिविटीज, फंडिंग एंड गवर्नेंस ऑफ इंडियन एनजीओ। Yes। आपको इसमें दिक्कत आई होगी ना। मैंने लिखा है, देखिए इससे कितने पार्ट हैं। पार्ट में बता सकती हूँ। क्रिटिकली एग्जामिन हाउ ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट किया है, अलग अलग डोमेन की बात कर दी इसने। एक्टिविटीज में कैसे इफेक्ट है, फंडिंग में कैसे, और गवर्नेंस में भी, कैसे। तो 3 पार्ट इधर हो गए और फिर उसको फेलियर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि Failure। क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है, तो हाँ, 4 yes, पार्ट हो negative गए, चीज़ भी, yes। 4 पार्ट और बेफावर्ड 5 पार्ट हो गए बेसिकली। ये तो इसका इंट्रोडक्शन क्या बेटर होगा बताइए। कि एनजीओ क्या होता है। मेरे हिसाब से क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया ज़्यादा बेटर है कि क्यों ग्लोबलाइजेशन क्योंकि क्या है, एनजीओ हम लोग एनजीओ देखिए ये एनजीओ इसका फोकस ही है ना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक नया टर्म आ गया। ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, तो पहले आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने पे क्या क्या पहले एनजीओ फिर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से लिंक देखिए किया। ये एनजीओ कौन से पेपर में पूछेगा, जीएस पेपर 2 में, तो ये या तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको एनजीओ पता ही है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन को ला रहा है कहाँ से, इकोनॉमी से, इसलिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे टीचर ने बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि देखिए कौन से पेपर में क्या लिख रहे हैं ना ये भी मैटर करता है, हाँ। क्योंकि एनजीओ वो तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको एनजीओ पता ही है, तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कीजिए किसको, ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एग्जांपल में एबॉर्शन का क्वेश्चन है, सोसाइटी में अलग लिखेंगे, एथिक्स में अलग हाँ तो वो है बेसिकली। तो देखिए आप लिख दिए कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना एक इंटरकनेक्टेडनेस है, हाँ, इकोनॉमिक Ideas, का, peoples। सोशल का, पॉलिटिकल का, आइडियाज़ का, सबका।
है ना, जो कि एनजीओ में एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। फिर लिखिए कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एनजीओ में पहले पॉजिटिव, हाँ हाँ तो पॉजिटिव में पहले एक्टिविटीज़ में क्या है। एक्टिविटीज बस तो मैंने लिखा देखिए है, फिर नहीं लिखा। डाइवर्सिफिकेशन अब तक एक्टिविटीज़ बढ़ गया है ना। Yes. भाई जैसे आप देख लीजिए बहुत सारी एनजीओ जो है ना आजकल क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं, हम्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम कर रही है। जैसे कि उसका ग्रेटा थनबर्ग, यस आप उसका एग्जाम्पल दे सकते थे लेकिन कि आपको कैसे पता उसका है इसने इन्फ्लुएंस बोला है। कि इंडियन एनजीओज की बात करें। नहीं तो इंडियन एनजीओ उससे इन्फ्लुएंस हो रही है ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण तो इन्फ्लुएंस हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल लिया था ग्रेटा थनबर्ग का आज के कंटेक्स्ट में, तो देखिए कैसे जो है ना वो बड़ा है, दायरा बड़ा है। मतलब ग्लोबल हाँ कनेक्टिविटी में। हाँ। फिर फंडिंग में क्या लिखेंगे कि भाई फॉरेन फंडिंग बढ़ गई है ना एनजीओ के लिए इससे, हाँ। जैसे सीएसआर फंडिंग, हाँ। बहुत सारी कंपनी जो फॉरेन की है ना वो एनजीओ को लोन दे रही हैं आप, हम्म। तो आप लिख सकते हैं। फिर गवर्नेंस में क्या लिखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बढ़ा है, इससे एफिशिएंसी आई है गवर्नेंस में एनजीओ की। यस हाँ लिख सकते हैं बात है। प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है एनजीओ को लेकर के। आप लिखेंगे चैलेंजेस में, तो वही है ओवर डिपेंडेंसी ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेन कंपनी, यस सिंपल सी बात है। फिर भाई अगर हम ज़्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे ना तो क्या बढ़ेगा, फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगा, और जो अपना ग्रास रूट प्रॉब्लम है ना वो इग्नोर हो सकता है। वही भूल जाएंगे। हाँ तो ये भी लिख सकते हैं। फिर वही जो है ना पोलिटिसाइजेशन, ये सब जो है ना एफिशिएंसी प्रॉब्लम, ये सब नॉर्मल थिंग है। अब क्या लिखेंगे वे फॉरवर्ड में, वही कि ट्रांसपेरेंसी लॉ फाइनेंस में एफसीआरओ को अच्छे से रेगुलेट एक करो। बात बताइए, जैसे एनजीओ की हम बात कर रहे थे तो उसमें एनजीओ के एग्जांपल डालने पड़ेंगे। प्रथम एनजीओ डाल दीजिए एजुकेशन में, हाँ वो तो एक डाला तो है। एग्जाम्पल। एक स्माइल फाउंडेशन, हाँ। अक्षय पात्रा में हाँ डाल दीजिए, हाँ वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा कुछ उन्होंने किया है, कोई दिक्कत जैसे नहीं। मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन, हाँ तो ये सब मुझे हाँ वो बिहार में Yes, किया था, yes, अच्छा सर्वे करते हैं लोग, लिटरेसी के लिए। हाँ international, okay. डाल सकते हैं। फिर सोशल ऑडिट डाल दीजिए इसके भी फॉरवर्ड में। यस हाँ। सोशल ऑडिट। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अच्छा ये वर्ड मुझे एकदम भूला हुआ था, अभी एक बाहर हूँ ना मैं एकदम मेन से, तो वही ना सोशल ऑडिट। वही ना आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए अब देखिए क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि देखिए क्या है ना कि प्रॉपर अगर रेगुलेशन किया जाए ना तो एनजीओ के पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि जो है ना ये जो है ना इट हैज़ हिडन कि पोटेंशियल। जो गवर्नमेंट भूल जाती है ना उसको ये फुलफिल कर सकता है करने में, जो उसका नाम ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंट है, तो ये ना उसको क्या कर सकता है, ये फुलफिल कर सकता है बेसिकली। मतलब इफेक्टिवनेस इन गवर्नेंस। तो देखिए आपको जो है मतलब क्या समझ में आया, 3 टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, वो पॉइंट सीधे वही हैं, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल इनरेच करना है और पता होना चाहिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है, बस हो गया। मतलब पॉइंट एग्जाम्पल ज़्यादा एलिबरेट नहीं करना है, बस हो गया। आज मैं लिख रही